हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जी के फन में। दोस्तों, आज हम टॉप क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो का पूर्ण जरूर देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेके आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, डायोनीसियस तीर्थ यात्री किसके दरबार में आया था? तो इसका आंसर होगा अशोक। और यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। अब बात अशोक की आई है तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि अशोक 269 ईसा वर्ष पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था और ये मौर्य वंश के महान शासक थे। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था और अशोक के शिलालेखों की खोज पाद्रेटी पैंथलर ने 1750 ईस्वी में किया था। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। इसके बाद ऑप्शन ए है बिंदुसार। तो इसके दरबार में डाइमेकस यात्री आया था जो सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। इसके बाद ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसके दरबार में इब्न बतूता आया था और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक रिहला है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीपों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। इसके बाद ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसके दरबार में फायान चीनी यात्री आया था और इसने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के विषय में वर्णन किया है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। दोस्तों, यदि आप लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपकी जीके बहुत जल्द इम्प्रूव होगी। तो आप लिंक के साथ जीके जरूर पढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बनवाली किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा रंगोई नदी। अब मैं बनवाली से कुछ पॉइंट्स बता दूं कि बनवाली हरियाणा के हिसार जिला में है और इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट थे जिन्होंने 1974 ईस्वी में इसका उत्खनन किया था। इसके बाद ऑप्शन ए है दास्क नदी। तो इसके किनारे सुतका गेंडोर बसा हुआ है। इसके बाद ऑप्शन बी है हिंडन नदी। तो इसके किनारे आलमगीरपुर बसा हुआ है जिसका उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। इसके बाद ऑप्शन सी है मादर नदी। तो इसके किनारे रंगपुर बसा हुआ है जिसकी खोज रंगनाथ राव ने किया था और ये गुजरात का काठियावाड़ जिला में है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर किस महादेश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा एशिया महादेश। अब बात आई है एशिया की, तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि एशिया महादेश विश्व का सबसे बड़ा महादेश है और लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। इसके बाद एक और पॉइंट है कि बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। इसके बाद अरब प्रायद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है एशिया महादेश में है और एशिया महादेश विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है। और एक पॉइंट है कि एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है। इसके बाद ऑप्शन है यूरोप। तो इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। इसके बाद ऑप्शन बी है अफ्रीका। तो इसे काला महादेश भी कहते हैं। इसके बाद ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया।
तो ये विश्व का सबसे छोटा महादेश है। तो आप इन सभी को भी याद रख ले क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो इसका आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब मैं 5वीं पंचवर्षीय योजना से कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इस योजना का कार्यकाल 1974 से 78 के बीच था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। और इस योजना में पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया और इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई। इसके बाद ऑप्शन ए है पहली पंचवर्षीय योजना। तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट बता दूं कि यह योजना हेराड-डोमर मॉडल पर आधारित थी और इस योजना का कार्यकाल 1951 से 56 के बीच था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना था। एक और पॉइंट्स है कि इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद ऑप्शन बी है दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इस योजना का कार्यकाल 1956 से 61 के बीच था और इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। और एक पॉइंट्स है कि इसी योजना में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी ब्रिटेन के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी सोवियत संघ के सहयोग से और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी जर्मनी के सहयोग से। तो इसके बाद ऑप्शन डी है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इस योजना का कार्यकाल 1961 से 66 के बीच था और इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचना था और इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। दोस्तों यदि आप लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपकी जीके कम समय में इम्प्रूव हो जाएगी। तो आप लिंक के साथ जीके जरूर पढ़ें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह का टॉप प्रश्न को लेकर आता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है आपात उपबंध का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो इसका आंसर होगा भाग 18 और इसका वर्णन अनुच्छेद 352 से 360 के बीच है। अब मैं इसे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं। ऑप्शन ए में है भाग 15। तो ये निर्वाचन से संबंधित है और इसका वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है। इसके बाद ऑप्शन बी है भाग 17। तो ये राजभाषा से संबंधित है और इसका वर्णन 343 से 351 अनुच्छेद के बीच है। इसके बाद ऑप्शन डी है भाग 20। तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है और इसका वर्णन अनुच्छेद 368 में है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम में आने वाला उपकरण कौन है? तो इसका आंसर होगा साइटोट्रॉन। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन बी में है स्ट्रोबोस्कोप। तो ये आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। इसके बाद ऑप्शन सी है रेडियोमीटर। तो इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके बाद ऑप्शन डी है स्क्रू गेज। तो इसका उपयोग बारीक तारों के व्यास मापने में किया जाता है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है किस भूकंपीय तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं? तो इसका आंसर होगा पी तरंग। अब मैं पी तरंग से कुछ पॉइंट्स बता दूं कि पी तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है और पी तरंग की चाल 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसके बाद ऑप्शन बी है एस तरंग। तो इसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं और इसे द्वितीय तरंग या गौण तरंग भी कहा जाता है। इसके बाद ऑप्शन सी है एल तरंग।
तो इसे धरातलीय तरंग और दीर्घ तरंग भी कहा जाता है और इसकी चाल 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है, तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है? तो इसका आंसर होगा ओ स्मार्ट। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है जेम्स जीन्स। तो इन्होंने पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में ज्वारीय परिकल्पना को प्रतिपादित किया था और इसके अनुसार सौर मंडल का निर्माण सूर्य एवं एक अन्य तारा के संयोग से हुआ है। इसके बाद ऑप्शन बी है हैरी हेस। तो इन्होंने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसके बाद ऑप्शन सी है एफ होयल। तो इन्होंने नव तारा परिकल्पना को प्रतिपादित किया है। और मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं कि भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। तो आप इसे भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। दोस्तों यदि आप लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपकी जीके बहुत जल्द इंप्रूव होगी, तो आप लिंक के साथ जीके जरूर पढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म को बता देता हूँ जो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे ALU, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद ATM, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसके बाद BCR, तो इसका फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। इसके बाद CPU, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद DDS, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल डाटा स्टोरेज। इसके बाद DOS, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद DTP, तो इसका फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसके बाद है DTS, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल थिएटर सिस्टम। इसके बाद DVD, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। इसके बाद EDP है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इसके बाद FTP है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बाद है HLL, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बाद है ISO, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इन सभी को भी याद रख ले क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अटाकामा रेगिस्तान किस देश में है? तो इसका आंसर होगा उत्तरी चिली, दक्षिण अमेरिका। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है मंगोलिया, तो यहाँ गोबी रेगिस्तान है। इसके बाद ऑप्शन बी है बोत्सवाना, तो यहाँ कालाहारी रेगिस्तान है। इसके बाद ऑप्शन सी है सिक्यांग चीन, तो यहाँ टाकला मकान रेगिस्तान है। कुछ और पॉइंट्स मैं बता दूं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ताप्ती की सहायक नदी कौन है? तो इसका आंसर होगा पूर्णा नदी। अब मैं ताप्ती से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसका उद्गम स्थल बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास है और ये सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई 724 मीटर है और ये डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। इसके बाद ऑप्शन ए है भीमा, तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। इसके बाद ऑप्शन बी है चंबल, तो ये यमुना की सहायक नदी है। इसके बाद ऑप्शन सी है रावी, तो ये सिंधु की सहायक नदी है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दिया गया? तो इसका आंसर होगा 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। अब मैं 1858 का भारतीय शासन अधिनियम से कुछ पॉइंट्स बता दूं
कि 1858 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। इसके बाद है कि इस अधिनियम के तहत ब्रिटेन में भारत परिषद और भारत सचिव के पद का गठन किया गया। एक और पॉइंट्स है कि भारत सचिव ही भारतीय शासन से संबंधित मामलों में सर्वोच्च होते थे। और एक पॉइंट है कि भारत सचिव की सहायता हेतु 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन भी किया गया था। और भारत सचिव अपने कार्यों हेतु ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। और एक पॉइंट्स है कि भारत सचिव ब्रिटेन के गृह सचिव गृह मंत्री होते थे। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो दोस्तों आज हम इतने सारे प्रश्नों के विषय में जानकारी प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे वीडियो को अवश्य डाल देता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।